मैं नितेश श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं सिद्धि क्लासेस में। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि मैं आपको इतिहास बताना शुरू करूंगा, तो तैयार हो जाइए। आज मैं आपको इतिहास बताने वाला हूं, तो पेन और कापी को अपने हाथों में ले लीजिएगा और थोड़ा सा तैयार हो जाइए। हम भूतकाल की यात्रा पे जाने वाले हैं। इतिहास के बारे में जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था, इतिहास गड़े मुर्दों का ही तारीखनामा नहीं है, और इतिहास को समझने की पृष्ठभूमि भी मैंने बताया था कि आपसे बात होगी अगले वीडियो में, तो हम उसी को समझने वाले हैं। तो हम अभी से समझना शुरू करते हैं। तो हो जाइए तैयार, पानी की बोतल साथ में रखिए, पेन उठाइए और कापी उठाइए, चलते हैं इतिहास की यात्रा पे। तो इतिहास के बारे में मैंने आपको बताया था कि इतिहास जो होता है 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। इति हा प्लस आस, और इति का मतलब होता है ऐसा ही हुआ था। तो इतिहास 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। इतिहा प्लस आस मतलब ऐसा ही हुआ था। तो इतिहास के बारे में ये हमें पहला पॉइंट पता चला कि इतिहास शब्द कैसे मिलकर के बना हुआ है। इति ह प्लस आस मतलब ऐसा ही हुआ था। इतिहास शब्द के बारे में अगर बात करें तो इस शब्द का प्रथम उल्लेख जो मिला है, प्रथम उल्लेख वो मिला हुआ है। आप सभी को याद दिलाने के लिए क्वेश्चन पूछता हूं, तंत्र मंत्र और जादू टोना वशीकरण से संबंधित कौन सा वेद है जो कि सबसे नया वेद है और वेद त्रयी में उसे शामिल नहीं किया गया है? अगर आपके दिमाग में अथर्ववेद आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। तो इतिहास शब्द जो है, ध्यान रखिएगा, हम इतिहास के शब्द की बात कर रहे हैं। इतिहास शब्द जो है पहली बार उल्लेख जो मिला है वो कहां से मिला है? अथर्ववेद से मिला है। तो आपको तो एक्स्ट्रा पॉइंट आपको पता चल गया जादू टोना वाला। तो इतिहास मतलब ऐसा ही हुआ था, और इतिहास शब्द का प्रथम उल्लेख कहां से मिला है? अथर्ववेद से मिला है। अथर्ववेद के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको एक्स्ट्रा और खोल दूं कि जो अथर्ववेद है इसमें जादू टोना वशीकरण का उल्लेख मिला हुआ है, और सभा और सनत प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं, अथर्ववेद में ही कहा गया है। विश्व औषधि का भी जो उल्लेख मिला है वो अथर्ववेद से ही मिला है। ध्यान रखेंगे, ये सबसे नया वेद है, इसे वेद त्रयी में शामिल नहीं किया गया। वैसे वेदों की संख्या 4 है। वेदों की जब बात आएगी तो वेदों पर भी बात होगी। हम बात कर रहे थे इतिहास की। तो इतिहास शब्द पहली बार जो उल्लेख मिला वो कहां से मिला है? अथर्ववेद से मिला है। हम सभी जानते हैं जो भी कोई विषय होता है तो उस विषय का कोई ना कोई जनक होता है। तो चलिए हम इतिहास के जनक के बारे में बात करें। आप नोट डाउन करते रहिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, चाहे तो वीडियो को डाउनलोड करके रख लीजिएगा। तो इतिहास के जनक के बारे में हम बात करने वाले हैं। किसके जनक के बारे में? जिस विषय के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो इतिहास का जनक कहा जाता है हेरोडोटस महोदय को। किसे कहते हैं? हेरोडोटस को। अच्छा, इतिहास का जनक किसे कहा गया? हेरोडोटस को। क्या आपको पता है कि हेरोडोटस को इतिहास का जनक किसने कहा है? अगर आपके दिमाग में सिसरो जैसा कुछ शब्द आ रहा है तो आप ठीक हो, क्योंकि कुछ लोग पहले से पढ़ चुके हैं, वीडियो देखेंगे तो उनको फटाक से लिंक मिलेगा कि सर ने जो पढ़ाया था और बोला था कि जब आपको याद आए तो आप इसरो को याद करिएगा, आपको सिसरो याद आएगा। तो जनक की बात करें तो इतिहास का जनक कहा गया हेरोडोटस को, वो भी किसके द्वारा? इतिहासकार सिसरो के द्वारा। इन्हें ये कहा। क्या आप तो समझदार हैं, फटाक से आपके दिमाग में आया होगा कि इतिहास के जनक जो हैं हेरोडोटस हैं, और हेरोडोटस को इतिहास का जनक किसने कहा? ये किसने कहा? सिसरो महोदय ने।
तो यहां तक आपको पता चला। सिसरो से मैंने बताया ना कि आप इसरो को याद कर सकते हैं थोड़ा सा यहाँ पे, तो आपको ये पॉइंट अपने दिमाग में रोकने में आसान रहेगा। इसरो का मतलब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और अंतरिक्ष विभाग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। और इसरो की स्थापना के बारे में नोट कर लेते हैं ताकि आपको इसके सहारे इसरो याद रखने में आसान है। तो इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। तो अभी तक हमने ये जाना कि इतिहास शब्द का मतलब होता है ऐसा ही हुआ था। इसका प्रथम उल्लेख मिला अथर्ववेद से। इतिहास का जनक हेरोडोटस को माना जाता है। हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा किसने? किसने कहा? तो आपके सामने डायग्राम है, सिसरो महोदय ने कहा। सिसरो को याद रखने के लिए आपको इसरो याद रखना पड़ेगा। ये याद रख लेंगे तो आपके एक सा बेनिफिट आपको ये भी तैयार हो जाएगा। इसरो के मुख्यालय को भी इन पे डिनोट कर देते हैं, अगर लिख रहे हैं तो बेंगलोर। इसरो का मुख्यालय बेंगलोर में है। बेंगलोर से कई सारे क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं, जैसे कि भारत की सिलिकॉन वैली कहाँ है? बेंगलोर में। भारत का उद्यान किसे कहा जाता है? बेंगलोर को कहा जाता है। भारत की अंतरिक्ष राजधानी किसे कहा जाता है? बेंगलोर को कहा जाता है। इस तरीके से बेंगलोर से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे कि इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को, और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? बेंगलोर में है। इसरो के सहारे आपको सिसरो याद आएंगे। सिसरो महोदय कौन थे? जिन्होंने हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा। अब हम हेरोडोटस के बारे में थोड़ा सा और जानने की कोशिश करेंगे। नोट डाउन करते रहिएगा, स्पीड थोड़ी सी तेज है, मैं क्षमा मांगना चाहूंगा। मैं चाहता हूं कि आप बहुत जल्दी पढ़ें, इसलिए मैं रुक नहीं पा रहा हूं। मेरा मार्कर भी चलता जा रहा होगा, जुबान भी चलती जा रही होगी। तो पेन और कॉपी आपके हाथों में होनी चाहिए, और जो एक्स्ट्रा जानकारी मैं देता रहूं तो मेरी जुबान के साथ आप उसको नोट डाउन भी करते रहें। तो मैं बताने वाला हूं हेरोडोटस के बारे में और कुछ आपको बातें। तो हेरोडोटस जो महोदय जो हैं, इन्होंने एक किताब लिखी। इनकी किताब पेपर में बहुत पूछी जाती है। इतिहास का जनक इन्हें कहा जाता है। इन्होंने किताब भी लिखी हिस्टोरिका। कौन सी किताब लिखी है? हिस्टोरिका। अब देखिए हिस्ट्री हिस्टोरिका ये तो आप याद कर सकते हैं, बहुत आसानी से याद कर लेंगे कि हेरोडोटस हिस्टोरिका, आज से हेरोडोटस हिस्टोरिका मतलब इतिहास के जनक हेरोडोटस। हेरोडोटस को कहा किसने? सिसरो ने। सिसरो से इसरो याद आया, इसरो से हमने मुख्यालय पहुंच गया हमारा बेंगलोर। हम बात कर रहे थे हेरोडोटस ने एक किताब लिखी जिसका नाम है हिस्टोरिका। हिस्टोरिका के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको दे दूं कि हिस्टोरिका जो पुस्तक इन्होंने लिखी, ये 5वीं सदी ईसा पूर्व के बारे में इसमें जानकारियां दी हुई है। भारत और ईरान मतलब फारस के संबंधों के बारे में इसमें बताया गया। 5वीं सदी ईसा पूर्व की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा। ईसा मसीह के जन्म के 500 साल पहले की बातें हो रही है। जैसे कि आप पढ़ते नहीं ईसा पूर्व और ईसवी, इसमें भी बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं कि ईसा पूर्व क्या होता है, ईसवी क्या होता है। तो ईसा मसीह के जन्म को एक डिवाइडर माना गया, 1 ईस्वी मान लिया गया, 0 ईस्वी मान लिया गया। उसके पहले की बातें जो हो गई वो ईसा पूर्व की हो गई, और बाद की जो बातें होती हैं वो ईस्वी में आ जाती हैं। तो हिस्टोरिका में उन्होंने ध्यान रखिए, हाँ देखिए आपको 5 के जैसा दिखता होगा, मुझे तो दिख रहा है, आपको भी दिखना चाहिए अगर आप उसमें कुछ छुपाना चाहते हैं। देखिए आपको हाँ में 5 दिख रहा है, 5वीं सदी ईसा पूर्व। वर्णन इसमें किसका है भाई? तो फारस और भारत के संबंधों का। इसको यहीं से सही कर लेते हैं, इसको ऐसे बना देते हैं। फारस ध्यान रखेंगे, वर्तमान में उसको ईरान कहा जाता है। मतलब ईरान का प्राचीन नाम क्या था, तो भी आपको ये नंबर यहां से मिलेगा। तो हिस्टोरिका पुस्तक के बारे में मैंने आपको बताया, ये लिखा हेरोडोटस ने, और ये इतिहास के जनक हैं। इन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम है हिस्टोरिका, और उस हिस्टोरिका पुस्तक में इन्होंने 5वीं सदी ईसा पूर्व भारत और फारस के संबंधों का वर्णन किया है। फारस मतलब वर्तमान में जो है ईरान। यहां तक बातें आपको समझ में आई होंगी। दूसरी बात इनके बारे में आप ध्यान रखेंगे, इन्होंने
डेल्टा शब्द का प्रथम प्रयोग किया था। थोड़ा नजदीक आ जाओ, देखने दो बच्चों को, कहाँ भागे जा रहे हो, तो तुमको बहुत पढ़ाना है, तुम भी पढ़ लिख के कुछ बन जाओगे। तो यहाँ तक इधर की बातें तो हम पहले ही नोट डाउन कर चुके होंगे, इधर की बातों को हमको समझना है, तो हम इधर ही थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं। तो डेल्टा शब्द के प्रथम प्रयोग या डेल्टा शब्द जो है का प्रथम प्रयोग किया किसने? आपके पास तो डायग्राम है, आप फटाक से कहोगे, जे देखो हेरोडोटस। डेल्टा शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता कौन होंगे? हेरोडोटस। डेल्टा के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको दे देता हूं कि डेल्टा से आपको जो क्वेश्चन मिलता है पेपर में, डेल्टा उस अवस्था में नदी बनाती है जब अंतिम अवस्था में वो खत्म हो रही होती, मतलब जो भी मिट्टी उट्टी जो कुछ भी लेकर गए एक बार बांटने लगती, वो डेल्टा बन के तैयार हो जाता है। विश्व का सबसे बड़े डेल्टा से जो क्वेश्चन आता है वो आपका सुंदरवन का डेल्टा बनता है। और ध्यान रखेंगे सुंदरवन का जो डेल्टा है गंगा और ब्रह्मपुत्र की नदियों ने मिलकर के बनाया है। तो मैं डेल्टा शब्द की बात कर रहा था, देखिए एक क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा में मिल गया, ऐसे ही लिखते रहिएगा, ध्यान रहे जानकारी कहीं से भी मिले आपको मधुमक्खी बनकर के उसको खींचना पड़ेगा। महाभारत के युद्ध में परेशान दोनों ही थे, चाहे कोई सत्य से संतुलित था पांडव और कोई शक्ति से संतुलित था वो भी परेशान थे, तो आपको थोड़ा संतुलन से काम लेना पड़ेगा, नोट डाउन करते रहिएगा। तो मैंने आपको अभी बताया कि डेल्टा शब्द का प्रथम प्रयोग किया था किसने? हेरोडोटस ने। एक क्वेश्चन बहुत पेपर में आता है कि मिस्र को नील नदी का वरदान कहा जाता है। मिस्र को नील नदी का वरदान कहा जाता है। तो देखिएगा हेरोडोटस महोदय बीच से कुछ जुड़े हुए हैं, क्या जुड़े हुए हैं? तो मिस्ट्री खत्म कर देता हूं, हिस्ट्री क्रिएट अ मिस्ट्री, जितनी खुदाई करेंगे तो आप बहुत ही पीछे चले जाएंगे। तो हिस्ट्री के जन्मदाता में पता चल रहे हैं कि पिता कौन थे, इन्हें किसने कहा था, इनके बारे में थोड़ी सी जानकारियां हम इकट्ठा करना शुरू कर चुके हैं। तो अगली जानकारी आपको बढ़ाते हैं इसी में। तो हमें पता चला किताब इन्होंने लिखी हिस्टोरिका और डेल्टा शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता थे देशांतर रेखाएं खींचने का प्रथम प्रयास। ज्योग्राफी में जब आप जाएंगे तो आपको देशांतर रेखाएं पढ़नी पड़ती हैं, अक्षांश रेखाएं पढ़नी पड़ती हैं। कुछ डिस्क्रिप्शन आपको थोड़ा सा हटा दे दूं, पृथ्वी गोल है और इधर से जो लकीरें शुरू होती हैं उन्हें अक्षांश रेखा कहा जाता है, और जो इधर से ध्रुवों से निकल के ध्रुवों में ही मिलती जाती हैं उन्हें देशांतर रेखा कहा जाता है। देशांतर रेखाओं से देशों के बीच का अंतर, जैसे हम शब्द को ही तोड़ दें। अब हिंदी में यहाँ पे आपसे नहीं कहूंगा कि हिंदी में क्या होगा, इसका संधि विच्छेद क्या होगा, तो देशांतर जो होता है उससे शब्द को ही तोड़ ले तो देशों का अंतर पता चल जाता है। अब सोच के देखिए 5वीं सदी ईसा पूर्व में किसी के दिमाग में ये चल रहा है कि पृथ्वी गोल है और पृथ्वी पे ये रेखाएं ऐसे खींची जा सकती हैं, इससे हमारे देशों के बीच की दूरियां पता चलेंगी। जैसे कि यहां पे देखो ये पृथ्वी है और ये रेखाएं जो है ये वाली ऐसे आप भूगोल में जाएंगे तो कर्क रेखा, मकर रेखा, बहुत सारी रेखाएं आपको पढ़नी पड़ेगी। तो ये रेखाएं जो होती हैं इनको कहते हैं अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखा। ये तो है अक्षांश रेखा है, जो भूमध्य रेखा ऐसे से ध्रुवों से जो निकलती हैं ऐसे ऐसे, ये ऐसे देखो ऐसे ग्लोब बन के तुम्हारे सामने बिल्कुल स्पष्ट देखने लगेगा। इमेजिनेशन पावर थोड़ी अपने प्रयोग करिएगा, भविष्य के अधिकारी बनने वाले हो। इस चमड़ी पे नई वर्दी भी हो सकती है और नया जामा भी हो सकता है, तो ध्यान रखिएगा। तो इधर की रेखाएं जो थी अक्षांश रेखा थी और ये रेखा जो थी वो कौन सी थी? देशांतर रेखा। ये प्रोसेस सबसे पहले समझाने वाले देने वाले कौन महोदय थे? आपका वही आंसर रहेगा, वही छाया हुआ नाम, जैसे कि नोटबुक में होता है, वही फिर से छाया हुआ नाम कौन? हेरोडोटस महोदय, जिन्होंने क्या करा? हिस्टोरिका पुस्तक लिखी है 5वीं सदी ईसा पूर्व में, भारत और फारस के संबंधों का वर्णन कर दिया है, डेल्टा शब्द के प्रथम प्रयोग करता है और ग्लोब जो है उस पे देशांतर रेखाएं खींचने का प्रथम प्रयास भी करने वाले कौन महोदय हैं?
वही फिर से छाया हुआ नाम मिस्टर हेरोडोटस महोदय। एक पॉइंट और जान लेते हैं इनके, बहुत ही अच्छा सा है। पता वहां तक जाना नहीं चाहते थे, हमने सोचा यहीं से लिख देते हैं। देखो फिर भी समझ में आ रहा होगा आपको, आप समझ रहे हैं, बोल रहा हूं ना मैं, नोट करते रहिएगा। तो मैं आपको एक पॉइंट और बताता हूं, ये पॉइंट बहुत जगह से तोड़ा गया है, बहुत लोग इसको तोड़ के पेपर में भी बहुत बार पूछा गया है। खाली इतना ही याद रखते हैं कि जो मिस्र है उसे नील नदी का वरदान कहा गया है। बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन, थोड़ा सा टिपिकल अगर हो जाएगा तो आपसे ये कह देगा कि मिस्र को नील नदी का वरदान किसने कहा था। जहां आपका क्यों लगा तो आपको आंसर फिर से वही मैं फिर से कहने वाला हूं, वही कौन सा महोदय, मिस्टर हेरोडोटस महोदय। तो इन्होंने मिस्र को नील नदी का क्या कहा, वरदान कहा। जो लोग भूगोल थोड़ा बहुत पढ़ते रहते हैं उनके बारे में आप बताऊंगा थोड़ा सा कि वो नोट करते रहे। नील नदी के बारे में बताने वाला हूं, जो विश्व की सबसे लंबी नदी है, विश्व की सबसे लंबी नदी। कौन सी नदी, हमारी नील नदी। कहां से निकल रही है ये, इसके बारे में कुछ लोगों को पढ़ाया भी है मैंने क्लासों में। अगर आपके दिमाग में अफ्रीका की विक्टोरिया झील आ रही है तो बहुत अच्छा है, उसके आगे का एक क्वेश्चन अगर जोड़ लें तो ये कहाँ गिरती है तो आपको पता होना चाहिए। कुछ लोगों ने क्लासों में पढ़ा है भूमध्य सागर में जाकर के गिरती है। भूमध्य सागर की बातें छोड़ दूंगा, नहीं तो ज्योग्राफी शुरू हो जाएगी। तो मैं इतिहास में रहूं तो अच्छा है, मैं आपको इतिहास ही बता रहा था। तो इतिहास में मैंने क्या क्या जाना है अभी तक, कि हेरोडोटस महोदय जो है इन्हें इतिहास का जनक कहा जाता है। और ये जनक कहा किसने, सिसरो महोदय ने कहा। सिसरो के सहारे मैंने आपको बताया कि आप इसरो याद रखोगे। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, बेंगलोर में है। बेंगलोर को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है, भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी कहा जाता है, भारत का उद्यान भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा इस तरीके से। और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है, इसको भी याद रखेंगे। अंतरिक्ष विभाग जो होगा प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता है, ये भी ध्यान रखेंगे आप। तो हेरोडोटस महोदय ने किताब एक लिखी, कई बार हम लोग दोबारा उन चीजों को दोहरा रहे हैं, देखिएगा आपको आधे से ज्यादा यहीं पे याद हो जाएगा इसको वीडियो को देखते ही देखते। और अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रही हो, अगर आप किसी के हितैषी हैं उसको भेजना चाहते हैं कि वो अभी आपकी तरह ही जो विषयों को नहीं समझ के पढ़ पा रहा था वो इनको पढ़े, देखे, समझने की कोशिश करे और उसे वो विषय पढ़ना समझ में आना शुरू हो जाएगा। तो मैं बात कर रहा हूँ हेरोडोटस महोदय की। इन्होंने डेल्टा शब्द का प्रयोग किया और देशांतर रेखाएं जो थी, ये मैंने आपको बताया भी है, इनको ग्लोब पर खींचने का प्रथम प्रयास हेरोडोटस महोदय के द्वारा ही किया गया था। मिस्र को नील नदी का वरदान कहा है इन्हें हेरोडोटस महोदय ने। नील नदी से मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया जिसको आप याद रखेंगे, और जब कभी भूगोल का नंबर आएगा तो नील नदी भी बहेगी और गंगा नदी भी बहेगी, वो विश्व की होगी और ये भारत की होगी। नदियों को छोड़ेंगे नहीं, जो कुछ भी पढ़ेंगे तो ढंग से पढ़ेंगे। बस आपका पेन और आपकी कॉपी हिलती रहनी चाहिए, देखते रहने, लिखते रहे, समझते रहे। तो मिस्र को नील नदी का वरदान कहा था, आपके दिमाग में फिर से गुजरने लगा होगा हेरोडोटस। और मिस्र को नील नदी का वरदान इन्होंने कहा। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, नील नदी है। अब मैं आपको बताने वाला हूं, ये आप नोट कर रहे हो तो नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये वीडियो तो आपके पास है ही है। अब मैं इसको मिटाने वाला हूं। तो मैंने आपको अभी भी बताया कि इतिहास का जनक किसे कहा जाता है। अब बात करते हैं कि आधुनिक इतिहास का जनक किसे कहा जाता है। जनक, आधुनिक इतिहास का जनक किसे कहा जाता है। अक्सर ऐसा होता है कोई विषय किसी ने शुरू किया हो
और कोई आए और उस विषय को परिवर्धन कर दे, पुष्पित कर दे, पल्लवित कर दे, हिंदी में जाएंगे तो मतलब उसको और आगे बढ़ा दे उसको, मतलब जैसे कि कोई टीचर होता है बच्चों को आगे बढ़ाने की कोशिश में लगा ही रहता है, उसकी हमेशा थॉट ऐसे रहता है कि मेरा स्टूडेंट जो है, जो इच्छा पालकर हमारे क्लासों में बैठा है या मुझे पढ़ रहा है, उसकी इच्छाएं पूरी हों। तो ऐसे ही कोई अगर किसी विषय को आगे बढ़ा देता है, किसी के उत्प्रेरक के काम आ जाता है किसी विषय के, तो उसे आधुनिक किसी भी विषय में आगे उसे जोड़ करके उसे वो सम्मान दे दिया जाता है। ऐसे ही आधुनिक इतिहास का जनक का सम्मान जो दिया गया है वो दिया गया है लियोपार्ड वान रांके। तो आधुनिक इतिहास का जनक कहा गया किसे? लियोपार्ड वान रांके को कहा गया है। और इनको एक उपाधि दी गई है जिसके बारे में आपको बता देना चाहूंगा, आप नोट करते रहिएगा और चीजों को समझते भी रहिएगा। तो इसको उपाधि दी गई है इतिहास का कोलंबस। इतिहास का कोलंबस। तो क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं कि आप बताएंगे कि हेरोडोटस को, सारी चीजें दिमाग में खुलने लगी होंगी, पूछने वाला भी हूं आपसे। तो आधुनिक इतिहास का जनक कहा जाता है लियोपार्ड वान रांके को, और इनको उपाधि दी गई है इतिहास का कोलंबस। वैसे कोलंबस के बारे में आपने तो सुना होगा, थोड़ा बहुत तो सुना ही होगा, पढ़ने वाले हैं तो आपने पढ़ा भी होगा। तो इसको उपाधि दी गई है इतिहास का कोलंबस। वास्तविक कोलंबस के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर जान लेते हैं। वास्तविक कोलंबस, किसी कोलंबस को ही जोड़ देते हैं, बस ये ध्यान रखेंगे हम कि ये उपाधि इनको दी गई है, इतिहास का कोलंबस कहा गया है लियोपार्ड वान रांके को। उपाधियों के बारे में अगर आप जाने तो अनुच्छेद 18 जो है संविधान में, उसने उपाधियों का अंत किया हुआ है, लेकिन शिक्षा और सेना को छोड़ करके। तो शिक्षा का क्षेत्र है तो इनको भी उपाधि दी गई है इतिहास का जनक, इनको कहा गया है आधुनिक इतिहास का जनक, और इनको उपाधि दी गई है इतिहास का कोलंबस। वास्तविक कोलंबस जो था उसके बारे में मैं आपको बता देना चाहूंगा कि इसने 1492 में अमेरिका की खोज की थी। अमेरिका, और साथ में एक पॉइंट और याद रख लेंगे जो बहुत रेयर कंडीशन में कहीं पूछ बैठता है और आपसे क्वेश्चन वो गलत हो सकता है। अमेरिका और वेस्ट इंडीज की जो खोज की वो किसने की, ये आपको याद रखना पड़ेगा। कौन? कोलंबस। 1492 में कोलंबस ने अमेरिका और वेस्ट इंडीज मतलब दोनों की खोज की। थोड़ा सा ही गया है, बच जाएगा वेस्ट इंडीज। तो हमें ये पता चला कि इतिहास का जनक कौन है, हेरोडोटस, और आधुनिक इतिहास का जनक कौन है, लियोपार्ड वान रांके, जिनको एक उपाधि दी गई इतिहास का कोलंबस। और मैंने जो आपको याद रखने के लिए बताया है वो ये बताया है कि असली कोलंबस जो था, राइट वाला, उसने ये करा, क्या करा है, 1492 में अमेरिका और वेस्ट इंडीज को क्या कर लिया, उसने खोज की है। जैसे कि इंग्लिश में कंफ्यूजन वाला इन्वेंशन या डिस्कवर, तो ये डिस्कवर है ना कि इन्वेंशन है। तो उसके बाद में हम जानने की कोशिश करेंगे दर्शन के बारे में। किसी भी विषय का दर्शन होता है, दर्शन का मतलब होता है कैसा आप किसी विषय को देखते हैं और अपने शब्दों में कैसे उसे व्याख्यानित करते हैं। तो दर्शन के बारे में बताएं तो इतिहास दर्शन का भी जनक है, उनके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। इतिहास दर्शन का जनक, कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा अभी तो यही याद करने में तकलीफ होती थी कि इतिहास के पिताजी कौन हैं। सर जी ने तो इतिहास के पिताजी कौन है किसने कहा ये भी बता दिया है, साथ में एक नहीं छोड़ा है, साथ हम औरों लगा दिए कि आधुनिक वालों को भी लिए जाओ, और अभी तो और इतिहास का दर्शन के जनक बताने वाले भी कितने जनक बाकी हैं। तो भैया मैंने आपसे कहा है कि जो विषय मैं आपके साथ लेकर चल रहा हूं तो पूरी तरीके से लेकर चलूंगा, बस आपको थोड़ा सा फोकस बनाए रखना होगा। और मुझे लग रहा है कि आपको आधी चीजें ऐसे ही याद हो जा रही हैं, तो ध्यान रखिएगा, उबिएगा नहीं,
आप परीक्षा की उस दौड़ में हैं जहां पे जंगल का नियम लागू होता है, आप योग्य नहीं होंगे तो आपसे आगे कोई निकल जाएगा, आपके कंधे पे पैर रखेगा, निकल जाएगा। जंगल का नियम ये कहता है कि शेरनियां भी अपने उन बच्चों को मार देती हैं जो लगने लगता है कि उन पर बोझ बनने लगे हैं, वो अपने लिए कुछ नहीं कर सकते। तो आप तो जीते जागते शेर हो। इतिहास पुराण साक्षी है कि मनुष्य ने अगर तय कर लिया है तो उसने सभी को हिला करके रख दिया है। तो आप तो 21वीं सदी के युवा हो, आप तो बहुत कुछ कर सकते हो। बस आपने थोड़ा सा हौसला बनाए रखिएगा, टूटिएगा नहीं। धारा जो बह रही है उसको बहने दीजिएगा, उसी के साथ हम बहते रहेंगे और जो हमने सोच रखा है वहां तक हम पहुंच जाएंगे। तो मैं बताने वाला हूं इतिहास दर्शन का जनक। इतिहास दर्शन का जनक कहा गया है ग्वालियर को। किसे कहा गया है? ग्वालियर को। आधुनिक इतिहास का जनक ल्योपार्ड नाम के उपाधि सामने लिखी हुई है। इन्होंने असली वाले ने क्या करा, कोलंबस ने, उसने अमेरिका और वेस्ट इंडीज को खोजा। और हम इतिहास दर्शन के जनक के बारे में बात कर रहे हैं, जो हो गए हैं कौन? ग्वालियर। ग्वालियर के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको देना चाहूंगा, जैसे कि हमने हेरोडोटस के बारे में थोड़ी सी जानकारियां इकट्ठा करी थी। मधुमक्खी बनिएगा, इकट्ठा करते रहिएगा, यही आपके काम आएगा। आप महाभारत जैसे युद्ध में हैं, यहाँ पे आप ही को कृष्ण बनना पड़ेगा और आप ही को अर्जुन बन के उपदेश सुनने पड़ेंगे, अपने पर ही लागू करने पड़ेंगे। इच्छाओं को अगर पाला है तो कर्म भी करते रहिएगा, वरना तो बाद में लोग शर्म ही करते हैं। तो आधुनिक इतिहास का जनक ल्योपार्ड वान नानके को कहा गया है। इतिहास दर्शन का जनक ग्वालियर को कहा गया। ग्वालियर के बारे में आपको कुछ पॉइंट बताने वाला हूं, नोट डाउन करते रहिएगा। तो ग्वालियर ने एक किताब लिखी, लेटर्स ऑन इंग्लिश। इनकी किताब याद रखिएगा, पेपर में बहुत पूछी जाती है। और किताब का नाम क्या है? लेटर्स ऑन इंग्लिश। इसके लेखक कौन है? ग्वालियर महोदय। सूत्र का नामकरण। वो भी इन्हीं के द्वारा किया गया है। बायोलॉजी हो या कुछ ऐसी चीजें हैं जिनमें तो खोजकर्ता कोई और है, नाम रखैया कोई और है। लड़कवा अपना है, नाम पड़ोसी रखने आ रहा है कि इसका नाम यो रखो। खोज उन्होंने करी है, नाम कोई और रख रहा है। गुणसूत्रों के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको दे दूं कि मनुष्य में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। इसमें 22 जोड़ी ऑटोसोम्स होते हैं, 23वीं जोड़ी जो होती है बच्चे के लिंग का निर्धारण करती है। और पुरुष में XY गुणसूत्र होंगे, महिलाओं में XX गुणसूत्र होते हैं। ये भ्रांति फैली हुई है लोगों में कि जो लड़कियां होती हैं वो उनको जन्मने का जो भी है प्रोसेस है वो माँ पे ही निर्भर हो जाता है। तो अज्ञानता है लोगों में। बच्चे के लिंग का निर्धारण जो होता है पिता के गुणसूत्र के द्वारा ही होता है। तो गुणसूत्र की बातें हो रही थी। गुणसूत्र का नामकरण करने वाले कौन है? ग्वालियर है। जबकि इसकी खोज की अगर बात करें तो आप नोट डाउन कर सकते हैं, इसकी खोज करी थी स्ट्रासबर्ग ने। स्ट्रासबर्ग ने। और इसका नामकरण किसने किया है? तो आपके सामने वही छाया हुआ नाम, कौन सा? ग्वालियर। इन्होंने एक उक्ति कही थी, वो बहुत अच्छी लगती है और बहुत जगह पे फिट भी बैठती है। और मैं उसको वैसे तो बोल के ही सुना सकता हूं मैं, लेकिन मैं उसे लिखना चाहूंगा और आप उसे पढ़ते जाइएगा। मैं पढ़ूंगा नहीं ना, बोलूंगा। आपकी जुबान हिलने लगी है और आप पढ़ने लगे हैं। कितनी शांति हो गई ना, लाइक दैट पिन पॉइंट साइलेंट। बिल्कुल आवाज नहीं आ रही थी, सब लोग पढ़ने में व्यस्त हो गए थे। क्या लिखा जा रहा है? 100 चूहों
के शासन से एक सिंह का शासन अच्छा होता है। इसको आपको बड़ा करके दिखाता हूं। 100 चूहों के शासन से एक सिंह का शासन अच्छा होता है। देखो सही बात कही है इसने। कंपटीशन भी ले लो ऐसे ही, 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन अच्छा होता है। कंपटीशन देखो, पेपर जब होता है कितने लोग भीड़ में निकले होते हैं, ऐसा लगता है जैसे कि एक से एक खतरनाक एक ही दिन में किताब पढ़ डालने वाले लोग। अरे रोबोट पिक्चर में ऐसे ऐसे कर ले, हुए किनारे खड़े वो भी लटके जा रहे हैं, तो ऐसे पढ़ाकू लोग हैं। तो जो असली कंपटीटर होता है वो लास्ट के टाइम में एंजॉय करता है। क्यों करता है? क्योंकि वो पूरी तरीके से मेहनत पहले से कर रहा होता है। तो उन बातों को थोड़ा सा रोकना चाहूंगा। मैं ये नहीं बताना चाहूंगा कि 100 चूहों के शासन से एक सिंह का शासन अच्छा है। ये उक्ति जो कही गई वो किसके द्वारा कही गई? ध्यान रखेंगे, किसके द्वारा? ग्वालियर के द्वारा। तो ग्वालियर के बारे में हमने क्या जाना कि इतिहास दर्शन के जनक हैं और इन्होंने लेटर्स ऑन इंग्लिश लिखी, एक किताब लिखी हुई है। ध्यान रखेंगे, ये इनकी किताब है जो इन्होंने लिखी है। जितनी जानकारी आपकी मुनासिब होगी मैं आपको सौंपता रहूंगा। बस आप पेन चलाते रहिएगा और नोट्स अपने आप ही बनाते रहिएगा। इसीलिए तो मैं आपको बताने के लिए आया हूं यहाँ पर कि आपसे गलतियां कहाँ पर होती हैं जिनको हम खत्म कर सके। गलतियों पे काम करते रहेंगे ना तब तो आगे बढ़ेंगे। तो खोज गुणसूत्र की बात हो रही थी। गुणसूत्र का नामकरण किसने करा? ग्वालियर ने करा। और खोज की बात अगर आ जाती है तो स्ट्रासबर्ग, और बाकी 46 याद रख लो तो बहुत अच्छी बात है। मनुष्य में होते हैं कितने गुणसूत्र? 46 गुणसूत्र होते हैं। 46 से एक और क्वेश्चन लिए जाओ, मुफ्त में 46% नाइट्रोजन होती है यूरिया में। ये बोनस आपके लिए कि मनुष्य में गुणसूत्र कितने होंगे? 46। तो ये उक्ति भी हमें बहुत अच्छी लगी और हमें ऐसे ही सिंह चाहिए। ध्यान रखिएगा, कंपटीशन में ऐसे लोगों का काम नहीं है जो सचमुच दिखावे के लिए ही कर रहे हो। आपको सचमुच में करना पड़ेगा। तो मैंने आपको आज जनक के बारे में बता दिया है। आप इसको नोट डाउन करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे तब, और इसके बाद जो अगले वीडियो में मुलाकात होती है तो मैं आपको इसके आगे बताना शुरू करूंगा। तब तक के लिए आप इसको देखिए, शेयर करिए, लोगों को दिखाइए कि ऐसे भी पढ़ा जा सकता है, ऐसे भी समझा जा सकता है। कोई विषय हुआ नहीं होता है, कोई ना कोई तो उसका दौआ होता ही है। तो ऐसे ही आपको हमारे विषय के दौआ बना देंगे। बस ऐसे ही देखते रहिएगा और पढ़ते रहिएगा। जय हिंद।